नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शुरुआत महाराष्ट्र से कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो लाडली बहन योजना बीजेपी की नेतृत्व वाली महायुति सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हुई, इस योजना को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। इस साल के लिए पेश हुए बजट में इस योजना की राशि बढ़ाने का ऐलान नहीं हुआ। इसी के साथ ही वित्त मंत्री अजित पवार ने कह दिया कि कभी भी ये राशि बढ़ाने का उन्होंने वादा नहीं किया था। देखिए पूरा विवाद क्या है। 11वां अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी मिळते। अजीत पवार ने 7 लाख करोड़ का बजट पेश किया, लेकिन लाडली बहना योजना की राशि 1500 से बढ़ाकर 2100 नहीं की, जबकि विधानसभा चुनावों के दौरान महायुति ने बार बार ये वादा किया था। अब अजीत पवार कह रहे हैं कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया। हमने कभी नहीं कहा था कि लाडली बहनों को सरकार आने के तुरंत बाद 2100 रुपए देंगे। हमने लाडली बहन और बाकी योजनाओं के लिए भारी नियोजन किया है। त्या योजनेला पण भरीव अशा प्रकारची तरतूद। विपक्ष ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और लाडली बहनों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने वित्त मंत्री अजीत पवार के बयान पर चुटकी ली। उन्होंने कहा वह साफ झूठ बोल रहे हैं। वह अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिना उनकी अनुमति से पार्टी मैनिफेस्टो में 2100 की बढ़ोतरी का जिक्र कैसे हो सकता है। जो बहनों के बारे में कहा था कि हम 2100 देंगे, कहाँ दे रहे हैं? 1500 भी नहीं दे रहे हैं। 1500 देंगे, लेकिन ऐसा बजट प्रोविजन किया है कि जितनी संख्या है उसको भी काट छाट कर देंगे। उन्होंने जो बजट चुनाव के दरमियान जो आश्वासन दिए थे, उसमें से एक भी आश्वासन की बात वो करते नहीं है बजट में। माना जाता है कि विधानसभा चुनावों में महायुति के जीत के पीछे लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाए जाने का ऐलान भी था, लेकिन सरकार बनने के बाद फडणवीस को राज्य की आर्थिक चुनौतियां अब समझ में आ रही हैं। मुंबई से अभिषेक अवस्थी की ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र में अब हलाल बनाम झटका मटन की सियासत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने ऐलान किया है कि अब हिंदुओं को मल्हार के नाम से सर्टिफाइड झटका मटन मिला करेगा। हलाल ये हिंदू धर्म में उसकी परमिशन नहीं है हलाल खाने की। मल्हार सर्टिफिकेशन हो, हिंदू समाज वहाँ हक से जाए, अपने हक का मटन ले, हलाल के नाम पे कोई फंसा नहीं पाए। इसको ज्यादा आप ध्यान मत दीजिए। ये आदमी ही ये धंधा कर पाएगा, ये मेरे ख्याल से इस सरकार को शोभा देता नहीं है। महाराष्ट्र में हिंदुओं की मीट की दुकान खुली तो नई सियासी बहस शुरू हो गई। महाराष्ट्र में झटका मीट की दुकान के लिए नए सर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई तो नई सियासी गर्मागर्मी शुरू हो गई। हिंदू मीट दुकान वर्सेस मुस्लिम मीट दुकान। महाराष्ट्र में हलाल मीट वर्सेस मल्हार मीट। जी हां, होली में अभी 2 दिन का वक्त बाकी है और होली से पहले मुंबई में हलाल मीट को जवाब देने के लिए मल्हार मीट की दुकानें खुल गई हैं। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां हलाल के मुकाबले में सरकार से मिली मल्हार सर्टिफिकेशन के साथ बकरे की मीट दुकान की शुरुआत हो गई है, जहां बकरे का मीट खरीदने वाले भी हिंदू होंगे और मीट बेचने वाले भी हिंदू होंगे। मीट पर हिंदुओं मुसलमानों का बंटवारा। मल्हार सर्टिफिकेशन की पहल महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने की। सर्टिफाइड दुकानों की लिस्ट भी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें बताया गया है कि मल्हार सर्टिफाइड मटन खटीक समुदाय के वेंडर के पास ही उपलब्ध है। हिंदू समाज के लिए मल्हार सर्टिफिकेशन.com नाम का एक सर्टिफिकेशन का पर्याय हम लोग निकाले हैं। जो भी दुकान में मल्हार सर्टिफिकेशन हो, हिंदू समाज वहाँ हक से जाए, अपने हक का मटन ले, मतलब जो कोई मटन चिकन है वो उनसे ही खरीदे ताकि आपको हलाल के नाम पे कोई फंसा नहीं पाए। बकरे के मीट के नाम पर महाराष्ट्र सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक नई जंग की शुरुआत कर दी है। सर्टिफाइड मल्हार मीट की शुरुआत हुई तो हलाल बनाम मल्हार सर्टिफिकेशन पर महाराष्ट्र बजट सत्र में सियासी बहस छिड़ गई। नितेश राणे जी ये कहते हैं कि जिसको जो आजादी है वो खाए, जिसको झटका खाना है वो झटका खाएगा, जिसको हलाल खाना है वो हलाल खाएगा। तो ये तो देश में आजादी है, बरसों से लोग अपने अपने धर्म पे अपने अपनी पद्धतों में आगे बढ़ रहे हैं। इसको ज्यादा आप ध्यान मत दीजिए। महाराष्ट्र के ऊपर जो बादल मंडरा रहे हैं वो बेरोजगारी के मंडरा रहे, वो किसानों की आत्महत्या के मंडरा रहे, वो युवकों की बेरोजगारी के मंडरा रहे, तो उसको कैसे हल करेंगे राणे साहब, उस पर जवाब दीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र की सियासत औरंगजेब और मटन के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। विधानसभा के बजट सत्र में लोगों के मुद्दे कम, सत्ता पक्ष और विपक्ष इन मुद्दों पर एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं।
कैमरामैन संदेश के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। और मुंबई और आसपास फिर से लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। लगातार तापमान बढ़ रहा है। आखिर किस तरह से मार्च में ही लू से परेशान है मुंबई वासी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तेज धूप और चुभती गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय का सहारा ले रहे हैं। कोई गन्ने का रस पी रहा है तो कोई नींबू पानी से राहत पाने की कोशिश कर रहा है। गर्मी है, काफी उमस भी है, इसके लिए थोड़ा लिक्विडिटी का एडजस्टमेंट के लिए ये पी रहे गन्ने का रस। गर्मी बढ़ तो नहीं रही है बट ह्यूमिडिटी जो है इट इज मेकिंग इट फील मोर इंटेंस। पिछले 2 हफ्तों में दूसरी बार मुंबई के लिए हीट वेव एडवाइजरी जारी हुई है। आईएमडी के मुताबिक इस गर्मी की बड़ी वजह क्षेत्र में बना एंटी साइक्लोन भी है। लास्ट दो दिन से मुंबई और आसपास साउथ और नॉर्थ कोंकण के लिए हीट वेव दी है। आज भी मुंबई के लिए हीट वेव है। सामान्य जनता है जो बाहर हर रोज के काम के लिए निकलते हैं, तो उनको एक देखना है कि 12:30 से 3:30 बजे तक थोड़ा सा बाहर डायरेक्ट सनलाइट में जाना अवॉइड करना है। तो मुंबई की इस तपती तपिश में ठंडी राहत का सबसे बड़ा सहारा यही गन्ने का रस और नींबू का रस बन गया है। लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि ये कोई साधारण धूप नहीं बल्कि हीट वेव का असर है। ऐसे में सावधानी बरतने के लिए लोगों को सिर्फ इस प्रकार के ठंडे पेय पर नहीं बल्कि सनग्लासेस, ठंडे कपड़े और साथ ही कई ऐसी सावधानियां बरतने की जरूरत है जिससे वो हीट वेव से बच सके। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश बैकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और स्वाइन फ्लू का खतरा एक बार फिर से बढ़ रहा है। रिपोर्ट की माने तो देश के ऐसे 8 राज्य हैं जहां पर तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। देश में एक बार फिर स्वाइन फ्लू के मामले बढ़े हैं। इस साल जनवरी में ही 16 राज्यों में 516 लोग स्वाइन फ्लू संक्रमण की चपेट में आए हैं, जिनमें से 6 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसमें से 4 केरल, 1 कर्नाटक और 1 हिमाचल प्रदेश का व्यक्ति शामिल है। आजकल स्वाइन फ्लू के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए काफी पेशेंट्स हैं जिनको खांसी, जुकाम, सांस में दिक्कत की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसके लिए हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है। तो एक मेंबर को घर में हो रहा है तो बाकियों को भी हो सकता है। इसलिए प्रिकॉशन रखना, डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क पहनना जरूरी है। हम स्वाइन फ्लू या H1N1 फ्लू की वैक्सीन जिन लोगों ने नहीं लगवाई है वो लगवा सकते हैं। स्पेशली जो बुजुर्ग हैं, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, उनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इससे निमोनिया बनने का और हॉस्पिटलाइज होने का रिस्क भी होता है। तो इसलिए हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। और जहाँ पे भी हमें सिम्टम्स वर्सनिंग हो, सांस में दिक्कत लगे, तो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी अपने रिपोर्ट में एनसीडीसी ने स्वाइन फ्लू को लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली में निगरानी बढ़ाने की अपील की है। फिलहाल अलग अलग राज्यों में इस तरह मिले हैं केस। तमिलनाडु 209, कर्नाटक 76, केरल 48, जम्मू कश्मीर 41, दिल्ली 40, पुडुचेरी 32, महाराष्ट्र 21, गुजरात 14 है। वहीं केंद्र सरकार पहले ही ऐसी बीमारी पर तत्काल रिस्पांस के लिए टास्क फोर्स का गठन कर चुकी है। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, एनसीडीसी, आईसीएमआर, दिल्ली एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, निम्हांस बेंगलुरु, विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी विभाग समेत अलग अलग मंत्रालयों के टॉप अधिकारी शामिल हैं। नई दिल्ली से एनडीटीवी इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा की रिपोर्ट। और रनिया राव सोना तस्करी मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीबीआई और डीआरआई के बाद अब राज्य सरकार ने 2 और अलग अलग जांच करवाने का फैसला किया है। रनिया राव की जमानत अर्जी पर बुधवार से सुनवाई होगी, लेकिन इसी बीच कर्नाटक सरकार ने सोना स्मगलिंग मामले में 2 अलग अलग जांच बैठा दी। आईएएस अधिकारी गौरव गुप्ता को 1 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है कि क्या एयरपोर्ट पर रनिया राव को किसी प्रोटोकॉल अधिकारी ने मदद की या फिर रनिया के लिए प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। अगर ऐसा हुआ तो किसके कहने पर हुआ। सीआईडी को यह पता करना है कि क्या रनिया की मदद के लिए एयरपोर्ट पर कोई पुलिसकर्मी था, अगर था तो किसके कहने पर, और क्या रनिया के आईपीएस पिता ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया।
इस बीच एक बीजेपी विधायक ने विधानसभा में आरोप लगाया कि सिद्धरामैया सरकार के एक मंत्री ने रन्या राव को एक सोने की चेन भेंट की थी। विधानसभा में मैंने कहा था कि एक सोने की चेन रन्या राव को एक मंत्री ने दी, उसका नाम सार्वजनिक करना चाहिए। मुख्यमंत्री को सब पता है, वो बताए कौन है। जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी साफ हो रहा है कि शायद कोई स्मगलिंग नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सक्रिय है, जो तस्करी को संगठित तौर पर अंजाम दे रहा है और रन्या राव इसकी एक छोटी कड़ी है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश में जीएसटी के अफसरों और कर्मचारियों ने आज काम नहीं किया। इन सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संजय की मौत की सीबीआई जांच की मांग की। नोएडा के डिप्टी कमिश्नर संजय ने 15वें माले से कूदकर अपनी जान दे दी। पत्नी और भाई कह रहे हैं उन पर काम का प्रेशर था, तो पुलिस कह रही है वो कैंसर से परेशान थे। मानो एक धमाका हुआ। उस धड़ाम के शोर में सिर्फ एक सरकारी अधिकारी की मौत ही नहीं, सिस्टम की टूटती सांसों की कहानी भी समाई है। नोएडा के सेक्टर 75 की एपेक्स सोसाइटी की 15वीं मंजिल से जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर संजय सिंह की छलांग लगाकर खुदकुशी करने पर सवाल और सस्पेंस कायम हो गया है। पुलिस का कहना है कि संजय सिंह कैंसर से परेशान थे, इसलिए आत्महत्या कर ली। लेकिन संजय सिंह के परिजनों का कहना है कि वो विभाग के दबाव वाले कामकाज से इतना परेशान थे कि अपनी जान ले ली। यानी खुदकुशी तो हुई, लेकिन इसकी वजह पर अलग अलग राय हैं। ये जो चीज हुई ना, इट वाज नॉट नॉर्मल। कहीं ना कहीं उनके पास आपके जो ये व्यवस्था है, आपकी ये व्यवस्था के शिकार हुए हैं। पुलिस कैंसर वाली जिस थ्योरी का हवाला दे रही है, उसको संजय सिंह के परिजन साफ साफ नकार रहे हैं। 10 वर्ष पहले उसे प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हुआ था और ये जो दिल्ली में राजीव गांधी संस्थान है ना, वहां से वो पूरी तरह से क्योर हो गया था। आत्महत्या अभिशाप है, लेकिन इस अभिशाप का शिकंजा हमारे समाज पर बहुत तेजी से जकड़ता जा रहा है। इसलिए जरूरत है इससे बचाव की। नोएडा से पंकज झा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और उत्तर प्रदेश के संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की जहरीला इंजेक्शन देकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूरे गांव में इस हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि 3 अज्ञात बदमाश आए, उन्हें पेट में इंजेक्शन लगाकर चले गए, जिसके बाद वो बुरी तरह से तड़पने लगे। आवाज सुनकर परिजन पहुंचे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पूरा मामला आपको दिखाते हैं। संभल में 10 मार्च की दोपहर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। मोटरसाइकिल से उतरे, चारपाई के पास पहुंचे, 2 ने हाथ पकड़ा, तीसरे ने इंजेक्शन लगा दिया। बीजेपी नेता को इंजेक्शन देकर मार डालने की वारदात का सच क्या है? वारदात संभल जिले के गांव दौथरा की है। सोमवार दोपहर 1 बजे का समय था। बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव मवेशियों की देखभाल के लिए बनाई गई जगह पर एक रूम के अंदर लेटे हुए थे। तभी कमरे के बाहर मोटरसाइकिल आकर रुकती है, जिस पर 3 लोग बैठे होते हैं। तीनों युवक कमरे के अंदर आते हैं और गुलफाम सिंह से कुछ कहते हैं। इतने में 2 लोग गुलफाम का हाथ पकड़ते हैं और तीसरा उनके पेट में इंजेक्शन लगा देता है। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग जाते हैं, जबकि उनका हेलमेट वहीं छूट जाता है। इस बीच गुलफाम सिंह पेट पकड़कर चीखते हुए वहां से निकलते हैं। उन्हें आनन फानन में मोटरसाइकिल पर बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। पुलिस द्वारा तुरंत मौके का मुआयना किया गया और उनको यहाँ पे नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया गया। वहाँ से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया, जहाँ उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। उनका पैनल से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है
और डॉक्टर से उनकी मृत्यु का सही कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस द्वारा यहाँ पे जो आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं सभी सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और कुछ अच्छे सुराग भी मिले हैं पुलिस को। जल्द ही जिन व्यक्तियों द्वारा ये इंजेक्शन मारने की घटना कारित की गई है उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। गुलफाम सिंह यादव बीजेपी के नेता थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए थे। 2004 में उन्होंने गुन्नौर में मुलायम सिंह के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़ा था। गुलफाम यादव की पत्नी लगातार 3 बार से ग्राम प्रधान है, जबकि उनके बेटे दिव्य प्रकाश यादव ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। यानी परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला है। पूर्व नियोजित बहुत दिनों से नियोजित किया हुआ एक कार्यक्रम है। उन्होंने घर में घुसकर हत्या करी है और उन्होंने मुझसे हत्या से पहले मुझे बता दिया था, मरने से पहले मुझे बता दिया था कि इन लोगों ने आए थे और मुझे इंजेक्शन लगाया गया पेट में जबरदस्ती पकड़ के। 3 लोग आए थे, 2 ने पकड़ा, 1 ने इंजेक्शन लगाया था। क्या किसी से आपकी पुरानी रंजिश है, किसको लेकर क्या? अब पुरानी भी रंजिश है हमारी और इस समय ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव के हेतु वो चल रहा था। इस मामले में ये भी रंजिश है। तो क्या आपने प्रार्थना पत्र दिया है, किसी के नाम पर दिया है या अज्ञात में दिया है? नामदर्ज दिए। क्या लोग हैं उसमें? 6 लोग हैं। आरोप है कि मोटरसाइकिल सवार आरोपी गुलफाम सिंह को जहरीला इंजेक्शन लगाने के बाद वहां से भाग गए। इस बीच गांव वालों ने उन्हें रोका तो हथियार लहराते हुए ये कहते हुए निकल भागे कि हमारे प्रमुख रवि यादव, डॉक्टर मुकेश यादव और महेश यादव को बहुत परेशान करता था। गुलफाम सिंह यादव के बेटे ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। संदिग्धों के नाम हैं धर्मवीर सिंह उर्फ धम्मा, रवि यादव, डॉक्टर मुकेश यादव, महेश यादव। इसके अलावा बाकी 2 आरोपियों को FIR में अज्ञात बताया गया है। आशंका जताई जा रही है कि बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या के पीछे सियासी रंजिश हो सकती है। वारदात के तरीके, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और घर वालों के शक की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। और अब अगली खबर जयपुर से आपको दिखाते हैं, जहां सोफिया स्कूल में होली के मौके पर रंग न लगाने की चेतावनी दी गई, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। स्कूल पर सांप्रदायिक फरमान जारी करने का आरोप लग रहा है। पूरा मामला क्या है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जयपुर का सोफिया स्कूल विवादों में घिर गया है। स्कूल ने बच्चों को रंग लेकर आने से मना किया, चेतावनी दी कि अगर कोई रंग लेकर आया तो उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल का यह मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खूब आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि यह फरमान सांप्रदायिक है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी बच्चों को परीक्षा से रोकने के फैसले को गलत बताया। भारत के किसी विद्यालय में जिस प्रकार का आदेश निकालते हैं कि शिक्षा परीक्षा से वंचित कर देंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विषय विद्यालयों से संबंधित है। इसलिए हम आग्रह करेंगे उनसे कि विधि सम्मत ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करें। हालांकि स्कूल प्रशासन अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहा है। स्कूल का कहना है कि हम सभी त्योहार मिलकर मनाते हैं। लास्ट डे था एग्जाम का, फाइनल एग्जाम है इनके, और लास्ट पेपर हम चाहते थे कि वो आराम से करें, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना रहे। हमारे यहाँ पे हर त्यौहार को हम मनाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो राखी हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, नेशनल फेस्टिवल्स है, सब सेलिब्रेट होता है। थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हुआ है तो उसको अगर क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम सोच रहे हैं कि हम उनसे क्लैरिफाई करवा दें। स्कूल प्रशासन की मंशा कुछ भी रही हो, लेकिन इस संदेश ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। और ब्रज में होली की धूम है। गोकुल में आज छड़ी मार होली खेली गई। दिखाते हैं आपको तस्वीरें। गोकुल की होली बाल कृष्ण के रंग में रंगी होली है। कृष्ण पैदा मथुरा में हुए, लेकिन बचपन की सारी लीलाएं गोकुल में की। तो अब गोकुल अपने भगवान के साथ लीला करता है। कान्हा के लिए ये छड़ी मार होली खेली जाती है। बाल गोपाल को पालकी में बिठाकर नंद भवन से मुरलीधर घाट लाया जाता है। फिर मनता है उत्सव, नाच, गाना, सब कुछ। भगवान के डोले पर पुष्प वर्षा होती है। ये होली कब से खेल रही हैं आप? 30 साल हो गए होली खेलने के। 30 साल से खेल रही है, कैसा लगता है होली खेलकर? अच्छा लगता है। बरसाना में लटामार होली होती है, यहाँ पर छड़ी मार हो रही है, ऐसा क्यों? हमारे बाल पसंद छोटा था, इसीलिए उसको नाक लग नहीं जाए, इसीलिए हमने छड़ी मार होली खेली। तो इससे चोट तो नहीं लगती है? नहीं लगती नहीं है। ब्रज में होली लाठियों से खेली जाती है, लेकिन गोकुल में छड़ी का इस्तेमाल होता है, इसलिए कि कृष्ण छोटे हैं, उन्हें चोट लग सकती है।
गोकुल से सौरभ गौतम की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।